गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? आशा करते बहुत बेहतर होंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक जिम्मी हेंड्रिक्स साहब का एक कोट सुनाते हैं। वो कहते हैं, जब मुझे मरना होगा तो केवल मैं ही मरूंगा, मेरे साथ कोई और नहीं, इसलिए ये जीवन भी मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। ठीक है, सीखेगा कि इस बात में क्या फिलॉसफी है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि बीजेपी ऐसे क्या कार्य कर रही है जिसकी वजह से आगे चल के उसको नुकसान हो सकता है। आपने देखा हाल ही में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला और भाजपा पार्टी से है। बीजेपी की कुछ सालों में या कहें कि 2014 यानी जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से एक प्लान रहा, एक स्ट्रेटजी रही है कि वो नए लोगों को सीएम बनाती, नए चेहरों पर वो दाव लगाती है। तो क्या भविष्य में इसके नुकसान हो सकते हैं? और आखिरकार बीजेपी और खासतौर से शाह और मोदी ये ऐसा क्यों करते हैं कि बड़े दिग्गज गद्दावर नेता जो नाम चीन नाम है उनको पीछे करके, और जो नए नए जिनको राजनीतिक में जाना टाइम नहीं हुआ है और उनको सीएम बना देती है। क्योंकि रेखा गुप्ता के साथ भी यही है, पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और उनको सीधे क्या बना दिया, मुख्य सॉरी विधायक बनी पहली बार, और पहली बार में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो चलिए थोड़ा यही समझिए आज। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने अपनी एक रवायत कायम रखी। रवायत यानी बोले तो नियम या परंपरा या सिस्टम, वो उन्होंने जिंदा रखा। नए और कम चर्चित चेहरों को सीएम बनाने की परंपरा बीजेपी ने जिंदा रखी रेखा गुप्ता के साथ। ठीक है, बीजेपी आला कमान ने पिछले 11 सालों में कम से कम कितने 13 राज्यों में ऐसा किया। इसमें एमपी में मोहन यादव हो, राजस्थान में चाहे भजन लाल शर्मा हो, हरियाणा में नायाब सिंह सैनी हो, और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय। ठीक है, ये बात याद रखना। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अब आप आगे देखिए, सवाल क्या है, बीजेपी नए चेहरों को सीएम बनाने का चलन कैसे शुरू हुआ? तो दरअसल इसकी शुरुआत जो होती है वो कब होती है, 2014 से, क्योंकि मोदी 2014 में ही पीएम बनकर आ गए थे। ठीक है, तब से इसकी कवायद शुरू हो जाती है। 2014 में बीजेपी को तगड़ी जीत मिली, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद लगभग बीजेपी पार्टी की कार्यप्रणाली, बीजेपी के कहें कि आइडियाज, उसकी विचारधारा लगभग दो लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगी, और वो थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और तब से अब तक, जब जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा ही है। अगर ये दो लोग कुछ कह देते हैं तो बीजेपी में वही सर्वोपरि होता है, सार्वभौम होता है, उसी को ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाता है बिना कोई एडिट किए हुए। ठीक है, इसके बाद क्या हुए, शाह साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वर्तमान में तो जेपी नड्डा साहब है। ठीक है, बात याद है, आगे देखते हैं। फिर जब चुनाव 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो उसके 5 महीने बाद कहां पर, महाराष्ट्र में चुनाव हुए और हरियाणा। तो यहाँ पर भी बीजेपी ने चौंकाया, क्योंकि उस दौर में जो नया चेहरा थे वो थे देवेंद्र फडणवीस साहब। ठीक है, और जबकि हरियाणा में कौन थे, मोहनलाल खट्टर। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस ये उस वक्त नए चेहरे थे। आज जरूर कहें कि बहुत प्रसिद्ध हो गए, फेमस है, लेकिन उस वक्त थे। जबकि बीजेपी में उस समय रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धाकड़, इस टाइप के अनिल विज, ये बहुत सारे नाम चर्चित थे। लेकिन हरियाणा में इनको ना बनाकर बीजेपी ने किसको बनाया, मोहनलाल खट्टर को। जबकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुखिया बनाया गया। तो कह सकते हैं कि यह जो चलन शुरू हुआ, कम चर्चित चेहरे या कहें कि नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का, वो 2014 से शुरू हुआ, जब से मोदी सत्ता में आए। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ से शुरू जो रवायत हुई, वो एक दो अब बात को छोड़ दे, अगर एक दो जगहों को छोड़ दे तो लगभग यह सिलसिला जारी है तब। ठीक है, सबसे लेटेस्ट नाम दिल्ली का जो है रेखा गुप्ता है। ये रेखा गुप्ता जी हैं, आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। देखते हैं अगले 5 साल में बेहतर काम करें। ठीक है, खासतौर से इन्होंने जो यमुना को लेकर वादा किया है, और दिल्ली में ट्रैफिक और ना जाने कितनी सारी समस्याएं हैं। ठीक है, वहाँ इनकम का भी इशू है, जो मजदूरी है और महंगाई वगैरह बहुत सारी चीजें देखेंगे। और खासतौर से महिला सुरक्षा, ये भी वहां पे देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं कैसे काम होता है, क्योंकि इनकी जगह जो नाम चल रहा था, जो फेमस नाम था, तो वो कौन था, प्रवेश। ठीक है, ये बात है, सब इनकी चर्चा कर रहे थे कि शायद ये बन जाए, क्योंकि ये दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे साहेब सिंह वर्मा के बेटे रहे, और दिल्ली के जो बड़े जो जाट नेता भी हैं। लेकिन ऐसा कुछ ना करके मैडम को गद्दी पे बिठाया। आगे देखते हैं। सवाल 2 देखिए, बीजेपी ने कहां कहां नए चेहरों को सीएम बनाया। तो आपको हम बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस वक्त जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो इस समय वहां के डिप्टी सीएम। हालांकि जनता ने उनको जिताया नहीं था, लेकिन फिर भी इनको वहां से, जो क्योंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, तो वहां से जीत कर आए। ठीक है,
इनकी चर्चा थी, ये उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, जो राज्य पार्टी होती है उसके अध्यक्ष भी थे, और मनोज सिन्हा के नाम की चर्चा चल रही थी। लेकिन एन मौके पर क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ उनका नाम बीजेपी ने ऐलान कर दिया, और उसके बाद वो क्या हो गए, मुख्यमंत्री बने, और तब से अब तक, ठीक है, वहां के जो मुखिया वो उत्तर प्रदेश के कौन है, योगी जी। 2023 में भी ऐसा कहा होगा, मध्य प्रदेश में होगा। सबको उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान, जो मामा के नाम से भी लोकप्रिय है, कि उनको बीजेपी कंटिन्यू करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नया चेहरा, किसी को कोई उम्मीद नहीं, पंक्ति में बिल्कुल पीछे बैठे हुए व्यक्ति, इसको डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये बात उन्हें खुद पता नहीं थी, ठीक है। ये एक उन्होंने प्रयोग किया, तो पहला यूपी में योगी आदित्यनाथ, इधर मोहन यादव, ठीक है। ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा किया राजस्थान में, क्योंकि सबको पता था कि वसुंधरा राजे वहां की बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर है, सबको चांस था कि शायद वो बन जाएंगी, वो आगे लीड करेंगी, वो कंटिन्यू करेंगी। ऐसा कुछ भी वहां भी नहीं हुआ। वहां पर किसको ले आए, अमित शाह और कौन, मोदी जी, भजन लाल शर्मा को, और वो सीएम बने। सेम कंडीशन उन्होंने छत्तीसगढ़ में कर दी थी, ठीक है। वहां पर विष्णुदेव सहाय को क्या कर दिया उन्होंने, अपॉइंट कर दिया, जबकि रमन सिंह का चल रहा था, क्योंकि रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान लगभग, और वसुंधरा राजे, ये समकक्ष थे, ये सब कहें कि वाजपेयी जी की सरकार से चले आ रहे थे। तो इन सबको हटाकर इस तरीके के नए प्रयोग किए गए। अब इसके परिणाम आपको कुछ टाइम बाद दिखेंगे, अभी देखते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये कुछ, जैसे कि मैंने कहा, 11 सालों में 13 राज्यों के सीएम जिन्होंने चौंकाया राजनीति के क्षेत्र में, जैसे मोहनलाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस साहब, ठीक है, जो झारखंड के रघुवर दास, मणिपुर में कौन, एन बीरेन सिंह, हालांकि वर्तमान में तो ये चले गए, इस्तीफा इनसे दिलवा दिया गया है। इसके बाद 2017 में योगी जी, ठीक है। गोवा में हाँ प्रमोद सावंत, ये भी बिल्कुल उस समय इतने फेमस नहीं थे, ठीक है। हेमंत साहब को आप जानते हैं, अक्सर अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, और ये तो कांग्रेस से आए थे, ठीक है, कांग्रेस से आकर बीजेपी आए, तब भी इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी की। उत्तराखंड में सबको जानते हैं, पुष्कर सिंह धामी को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ठीक है। मोहन यादव, जैसे कि मैंने बताया, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय, भजन लाल शर्मा, सब राजस्थान में 2023 में सब कुछ चल रहा था, हरियाणा में नायब सिंह सैनी, और अब जाके 2025 में रेखा गुप्ता, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आखिर सवाल ये है कि चर्चित नामों के बजाय बीजेपी नए चेहरों पर दांव क्यों लगाती है, इसके पीछे मोदी और शाह की इंटेंशन क्या है। तो देखिए, पहला जो कारण दिया जाता है एक्सपर्ट द्वारा, दैनिक भास्कर है, वो कहते हैं कि कोई भी मोदी की लीडरशिप को चैलेंज ही ना कर पाए। कोई इतना बड़ा आदमी खड़ा ही मत करो कि जो सीधा सीधा मोदी को ही टक्कर दे दे, लगभग सबको पीछे रखो। मेन चेहरा कौन होना चाहिए, मोदी जी होना चाहिए, इसलिए इतने बड़े चेहरों को मौका मत दो, उन्हें पीछे करो, और ये बखूबी बीजेपी ने किया दोनों का, ठीक है। जैसे 2014 से पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में मंथन चल रहा था, उस वक्त जो वर्तमान में कहें कि मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सोच के देखो, ठीक है, और वसुंधरा राजे, ये दावेदार थे मोदी के साथ, तीनों रेस में दौड़ रहे थे, और हालांकि मोदी जी बने। और ये बात मोदी जी ने भांप ली कि अगर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे लोगों को अगर आगे रखा, तो आगे जाके उनको ही चुनौती मिल सकती है। तो उनकी लीडरशिप को चुनौती ही ना मिले, ऐसे लोगों को पीछे ही कर दो अपने आप। समझ रहे हो ना, जनता से उनको थोड़ा दूर कर दो, उनका कनेक्शन कर दो, मीडिया से, पार्टी से, कार्यकर्ताओं से, तो अपने आप उनका असर कम हो जाएगा, इसका फायदा उनको मिलेगा, और जो कि मिल भी रहा है, ठीक है। तो ऐसा किया गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ठीक है, कौन सा, अपने रशीद साहब, वो कहते हैं कि मुताबिक जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हाईकमान ने, कमल का मतलब कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी होते हैं, नरेंद्र मोदी का मतलब खुद बीजेपी होती है। सिंपल सी बातें हो गई है, आज वर्तमान में भाजपा में स्थिति बनी हुई है। क्लियर है, ये बात याद रखना ना। और ये इनकी प्लानिंग का, इनकी रणनीति का एक हिस्सा है। भारत में कहीं भी चुनाव हो, कैसा भी चुनाव हो, छोटा हो या बड़ा हो, आज बीजेपी आला कमान का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। मतलब पार्षद स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे, जो जनपद पंचायत जिला अध्यक्ष के चुनाव होते, उनमें भी दिल्ली से डिसाइड हो रहा है। ये उन्होंने रणनीति बनाई, उसका फायदा मिला। आप देखो, आप किस तरीके से मजबूत पार्टी बनी हुई, कोई टक्कर तक देने वाला नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब वो आगे कहते हैं कि भाई साहब, इसलिए पार्टी मोदी शाह लीडरशिप को कोई चुनौती नहीं देना चाहती है, नए चेहरों को सीएम बनाना, कुर्सी पर बैठाने, और पुराने गद्दावर नेताओं को पीछा करना एक प्लानिंग है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सब वही बातें हैं। और एक चीज और देखेंगे आप, मोदी और शाह ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करते हैं, ध्यान रखना, जिनका अपना कोई कद हो, जिनकी अपनी कोई वैल्यू हो, जिनका अपना जनाधार हो। मतलब अगर वो चले तो उस क्षेत्र में बिल्कुल जनता उनके साथ चल दे, वो ऐसा नहीं चाहते। अगर ऐसा कोई नेता आएगा, तो जाहिर सी बात उनकी टक्कर का हो जाएगा, तो उनको किसी ना किसी वजह से, किसी न किसी प्लानिंग के तहत पीछे कर देते हैं, और उनको कोई चुनौती है ही नहीं, और नए चेहरों को मौका देते हैं। जाहिर सी बात है, जिसको जो मौका दे रहा है, तो उसके खिलाफ थोड़े ना जाएगा। जैसे शिवराज सिंह चौहान को अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बनाया था, और शिवराज सिंह उनको चुनौती थोड़ी देते, क्योंकि उनको तो वो गुरु मानते थे।
उनके लिए तो वो क्या नाम से मेकर थे। यही नरेंद्र मोदी के साथ है। आज भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, ये थोड़ी ना मोदी को चुनौती दी, क्योंकि इनकी वजह से तो बने हैं। ये एक प्लान होता है, यही राजनीति होती है भाई साहब। ये सब जगह चलती है, प्राइवेट में चलती है, ऑफिसों में चलती है, दफ्तरों में चलती है। जो जहां लागू करते हैं, जो राजनीति पढ़ ले, जो समझ ले, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखिए, एक कारण ये भी हो सकता है, जो पहला कारण था, ध्यान रखना, मैं खुद पर्सनली बोलता हूँ, वो ज्यादा मजबूत है। हालांकि एक रीजन ये भी हो सकता है, अगर देखा जाए, बीजेपी चाहती है कि जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पर, जैसे आपको पता है कि शायद अगला चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटम उनका उत्तराधिकारी तो खोजना होगा ना, तो हो सकता है उस ओर भी हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक पहली बात ये हो सकती है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभी अमिताभ तिवारी के मुताबिक 2014 के बाद जितने भी राज्य बीजेपी चुनाव जीती, उसकी दो कैटेगरी है। पहली, जिन राज्यों में बीजेपी की पहले से सरकार थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, वहां पर लीडरशिप, जो स्टेब्लिश लीडरशिप थी, उसको चेंज कर दिया। दूसरी जगह पर उन्होंने उनको बना दिया, जो गठबंधन क्यों हुआ, इस टाइप से उन्होंने काम कर दिया। फिर कोई आया है तो उसको क्या नाम से बीजेपी में आया, उसको बना दिया है। इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला क्या है, हेमंत विश्व शर्मा, इन साहब को क्या हुआ था, ये कांग्रेस से आए थे और उनको असम का क्या नाम से वो बनाया गया था, सीएम बना दिया गया। क्लियर, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, एक्सपर्ट एक बात और सुझा रहे हैं, इसको देखिए जरा ध्यान से। अमिताभ तिवारी ने कहा है, अगर आप बीजेपी के नए मुख्यमंत्रियों की उम्र देखें तो औसत 55 साल है। जैसे मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, रेखा गुप्ता, ये सभी लीडर्स अपने अपने स्टेट्स में अगले 15 से 20 साल तक पार्टी को लीड कर सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भी बीजेपी का जो आला कमान है, जो हाई कमान है, वो शायद इन लोगों को अजमा रहा हो, इन पर दाव लगा रहा हो। इसका फायदा तो इन्हें कुछ सालों में ही मिलेगा। हालांकि इसके पीछे और भी कोई दो रीजन कारण हो सकते हैं। बीजेपी ने बड़े राज्यों में नए चेहरों के साथ उनकी जमीनी ताकत देखी, ठीक है, अन्य विधायकों का समर्थन देखा, मजबूत पकड़ भी देखी। इन राज्यों में नए चेहरों को सीएम बनाने से पार्टी को आने वाले चुनाव में उम्मीद हो सकती है। पार्टी ने इसलिए भी बनाया कि देखा कि भैया नेता की पकड़ है, उसके साथ पार्टी के और अन्य नेता भी उसके समर्थन में है, इस हिसाब से भी बनाया गया, ठीक है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो ईमानदारी से काम करते रहे, उसे कब कौन सा तोहफा मिल जाए कोई पता नहीं। ये भरोसा वो पैदा करना चाहती है कार्यकर्ताओं में, इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, क्लियर है। क्योंकि देखो, ये बात तो सही है, जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया तो उसका विरोध वाकई सच में नहीं हुआ। अगर हाँ किसी और को बना दिया जाता तो इसकी संभावना थी कि बीजेपी में उस वक्त फूट पड़ जाती। तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते जिसके समर्थन में सब हों, क्लियर है। अब सवाल है कि ये जो तरीका है बीजेपी का काम करने का, क्या ये पहले भी भारतीय राजनीति में प्रयोग हुआ है? इसका जवाब है हाँ। ये कब हुआ था? इंदिरा जी के टाइम, जब 70 और 80 का दशक था, 1970 और 80 के बीच की बात है, जब इंदिरा गांधी ने ऐसा किया कि अपने ही समकक्ष, अपने ही टक्कर के नेताओं को पीछे करके खुद उन्होंने क्या होगी सत्ता संभाली, ठीक है। ऐसे लोगों को लेकर आई जो उनको चुनौती ना दे सकें, ठीक है, जो उनके खिलाफ ना जा सकें, जो उनके खिलाफ कोई रणनीति ना बना सके। तो ऐसा प्रयोग इंदिरा गांधी ने किया था। हालांकि इंदिरा गांधी को इसके नुकसान आगे जाके उठाने पड़े, क्योंकि कांग्रेस उस वक्त अंदर ही अंदर खोखली हो चली थी, ठीक है, ये उसको नुकसान हुआ था। सवाल है क्या बीजेपी के साथ ऐसा हो सकता है? तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो इस तरीके से वो काम कर रही है। तो देखिए, इसके लिए दो मत है, एक तो है अभय दुबे साहब का और एक है किदवई साहब का। किदवई साहब कहते हैं इंदिरा ने तानाशाही सरकार चलाई, 30 साल बाद बहुत बुरे नतीजे देखने को मिले। 2014 से अगर अब तक देखें तो कांग्रेस केंद्र सहित सभी राज्यों में साफ हो चली, मतलब तब के परिणाम अब दिख रहे हैं। तो हो सकता है बीजेपी आगे जाके इस टाइप की कोई चीज दिखे, क्योंकि अंदर ही अंदर से कांग्रेस टूटने लगी थी उस वक्त। अभय दुबे का कहना है कि कांग्रेस के उदाहरण की बीजेपी से मौजूदा हालात से तुलना नहीं की जा सकती। कारण यह है कि उस वक्त किसमें कांग्रेस में कोई अलग से दल नहीं था, इसमें कांग्रेस में कोई अलग से दल नहीं था, ये बात याद रखना, ठीक है। कांग्रेस में कोई अलग से उस वक्त दल नहीं था। जबकि बीजेपी आप जानते हैं, बीजेपी अपने आप में तो पार्टी है, उसके साथ एक और काम करता है, आरएसएस। तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति के पास पूरा कंट्रोल तो नहीं जाएगा, जैसे उस वक्त इंदिरा गांधी के हाथ में चला गया था, है ना, क्योंकि बीजेपी में आरएसएस का सीधा सीधा हस्तक्षेप रहता है। तो ऐसे में थोड़ी संभावना कम है। लेकिन खैर, राजनीति में आप किसी भी घटना पर, किसी भी तथ्य पर, किसी भी बात पर पुख्ता दावा नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है, और भारतीय राजनीति में तो सच में कुछ भी हो सकता है।
तो आप बताएं कि हम आपको यह टॉपिक कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला वही परंपरागत वाले लाइन हम आपसे बोलेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए। ठीक है, टेक केयर, टुडे फॉर एनफ। जय हिंद।